औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम कवर करेंगे लेसन नंबर 29 एंड 30। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था लर्निंग फैक्टर्स पार्ट 1 और इस वीडियो में हम इंशाल्लाह लर्निंग फैक्टर्स पार्ट 2 को स्टडी करेंगे। टॉपिक नंबर 97 है हमारे पास, रेलेवेंट लर्निंग फैक्टर्स एंथ्रोपोलॉजिकल एविडेंस। क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस वाज अ मॉडल दैट वाज प्राइमरली कंसर्न्ड विद L1। ये वाला एमसीक्यूज में भी आया हुआ है। लेटरलाइजेशन ऑफ द ब्रेन वाज thought to be a key to learning languages. It explains the maturity of brain and how the languages functions and controlled in the left hemisphere. अच्छा, लेटरलाइजेशन का प्रोसेस ये होता है कि हमारे ब्रेन में बेसिकली 2 हेमिस्फेयर्स होते हैं, लेफ्ट हेमिस्फेयर एंड राइट हेमिस्फेयर। अब हमारा माइंड जो है वो जब फंक्शन असाइन कर रहा होता है लेफ़्ट हेमिस्फेयर को, राइट हेमिस्फेयर को, कौन से फंक्शन कौन से हेमिस्फेयर ने परफॉर्म करने हैं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं लेटरलाइजेशन। Eric Lernberg and others suggested that lateralization is a slow process that begins around the age of 2 and is completed around puberty. अब लेनबर्ग का ये कहना था कि जो लेटरलाइजेशन का प्रोसेस है ये बहुत स्लो प्रोसेस है, जो कि जब बच्चा 2 इयर्स का होता है ये प्रोसेस तब स्टार्ट होता है और ब्लूगत तक ये प्रोसेस जारी रहता है। ड्यूरिंग दिस टाइम द चाइल्ड इज़ न्यूरोलॉजिकली असाइनिंग फंक्शन लिटिल बाय लिटिल वन साइड ऑफ द ब्रेन और द अदर। और इस सारे जो टाइम पीरियड में बच्चा अपने ब्रेन के 2 हेमिस्फेयर्स को फंक्शन असाइन कर रहा होता है। स्कोवल इंट्रोड्यूस सोशो बायोलॉजिकल क्रिटिकल पीरियड। अब ये वाला एक्सक्यूज में पूछा जा सकता है कि सोशो बायोलॉजिकल क्रिटिकल पीरियड किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, तो स्कोवल ने इंट्रोड्यूस करवाया था। विच रेफर टू द डेवलपमेंट ऑफ द सोशली बॉन्डेड बॉन्डिंग एक्सेंट एंड प्यूबर्टी दैट enables species to form an identity and attract mates of their own kind in an instinctive drive to maintain their own species. Anthropological Jane Hill 1970 provided a response to Scoville's study by citing anthropological research on non-Western societies and duly evidence that adult can in normal course of their life acquire second language perfectly. अच्छा, जो स्कॉवल का हाइपोथेसिस था, उसकी जो रिसर्च थी, उसने बेसिकली ये क्लेम किया था कि जो बच्चे होते हैं उसने क्रिटिकल सोशो बायोलॉजिकल एक टाइम पीरियड उसने का कॉन्सेप्ट दिया था कि स्पेसिफिक टाइम पीरियड में बच्चा जो है वो नेटिव लाइक एक्सेंट जो गेन कर सकता है। और इसने जेन हिल ने उसके जो रिस्पॉन्स किया था उसको, और इसने रिसर्च के मुताबिक ये प्रूव किया था कि जो नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज़ के बच्चे थे उन्होंने नेटिव लाइक एक्सेंट एक्वायर किया था सेकंड लैंग्वेज लर्न को एक्वायर करके। बेस्ड ऑन एंथ्रोपोलॉजिकल एविडेंस, Sonson claimed that during adolescence, individuals can actively speak 2 or 3 other languages to which they had been exposed at same point. Next है हमारे पास टॉपिक नंबर 98, relevant learning factors, linguistic consideration and cognitive ability. लिंग्विस्टिक कंसिडरेशन डील्स विद द लिंग्विस्टिक एंड कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ सेकंड लैंग्वेज। ये वाला एमसीक्यूज में भी आया हुआ है कि लिंग्विस्टिक कंसिडरेशन किस चीज़ से डील करती है, डील विद द लिंग्विस्टिक एंड कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ सेकंड लैंग्वेज लर्निंग इन चिल्ड्रन विच आर बिलीव टू बी similar to first language process. It is believed that the first language affect the process positively by providing facilitation. यहाँ पे कुछ फैक्टर्स बताए गए जो कि इंपॉर्टेंट है, लिंग्विस्टिक कंसिडरेशन के से रिलेटेड है। इसको समझने के लिए ये वाले फैक्टर्स देख लेते हैं। बाइलिंगुअलिज्म, इंटरफेरेंस बिटवीन L1 एंड L2, इंटरफेरेंस इन एडल्ट ऑर्डर ऑफ एक्विजिशन। नेक्स्ट है हमारे पास कॉग्निटिव एबिलिटी। It is the ability to carry out any task from the simplest to most complex. It is more to do with the mechanism of how we learn, remember, problem solve. मतलब ये जो प्रोसेस है ये इस चीज़ को डिस्क्राइब करता है कि हम किस तरह से लर्न करते हैं, फिर चीज़ों को रिमेंबर करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, एंड पे अटेंशन रदर देन विद एनी एक्चुअल नॉलेज। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक नंबर 99, रेलिवेंट लर्निंग फैक्टर्स, कॉग्निटिव एंड इफेक्टिव कंसिडरेशन। Cognitive consideration refer to the understanding of cognition processes and explain its rapid development initial 16 years of life and gradual less rapid development later on। के हमारे जो फर्स्ट 16 years होते हैं उसमें जो डेवलपमेंट होती है हमारी कॉग्निशन की वो रैपिड हो रही होती है और उसके बाद वो स्लो हो जाती है। The notion of cognitive consideration have been addressed by Jean Piaget and Asbel। ये वाला एक्सक्यूज में आ सकता है कि cognitive consideration का जो कॉन्सेप्ट था वो दिया किसने था, इसको एड्रेस किया था जीन पाइजेट एंड ऑसबेल ने। जीन पाइजेट प्रपोज्ड फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। अब उसने ब्रेन की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए कुछ स्टेजेस बताए थे, यहाँ पे 5 स्टेजेस बताए गए हैं।
0 to 2 ईयर्स होता है सेंसरियोमोटर स्टेज, 2 to 7 ईयर्स प्री ऑपरेशनल स्टेज, 7 to 16 ईयर ऑपरेशनल एंड 7 to 11 ईयर कंक्रीट ऑपरेशनल एंड 11 to 16 ईयर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज. As Bill 1964 claimed that adults may in fact be benefited from certain grammatical explanation and deductive thinking, the world they would be pointless for a child. The benefit of the such explanation, however, depend upon the suitability and efficiency of the explanation and teacher, the context, other pedagogical variables. Young children are generally not aware that they are acquiring a language, nor are they aware of social values and attitudes toward the language another. Effective consideration highlights that our mental state and our emotion influence our thinking. अब जो इफेक्टिव कंसिडरेशन ऊपर हमने पढ़ा है कॉग्निटिव कंसिडरेशन, और जो इफेक्टिव कंसिडरेशन है वो हमारी मेंटल स्टेट और हमारे इमोशंस को लाइक एंग्जाइटी, विलिंगनेस, हमारे इमोशंस को हाईलाइट करता है इफेक्टिव कंसिडरेशन. आवर थिंकिंग एंड बिहेवियर. द मेन इफेक्टिव फैक्टर्स आर एम्पैथी, सेल्फ स्टीम, एक्सट्रोवर्जन, इनहिबिशन, इमिटेशन, एंग्जाइटी, एटीट्यूड एक्सेट्रा. नेक्स्ट है हमारे पास लेसन नंबर 30, लैंग्वेज लर्निंग स्ट्रेटजीज. पीछे हमने पढ़ा है लर्निंग फैक्टर्स और अब हमारे पास न्यू चैप्टर शुरू हो रहा है लैंग्वेज लर्निंग स्ट्रेटजीज. इसका पार्ट 2 है. टॉपिक 100 है हमारे पास, डायरेक्ट स्ट्रेटजीज पार्ट 1. Oxford defines learning strategies as a specific action taken by the learner to make learning easier, faster, more enjoyable, more self-directed, more effective and more transferable to new situation. अब यहाँ पे जो स्ट्रेटजीज़ हैं उनको डिफरेंट रिसर्चर्स ने अपने अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब किया है. यहाँ पे ऑक्सफर्ड की डेफिनेशन लिखी हुई है. उसके मुताबिक जो लर्निंग स्ट्रेटजीज़ हैं वो स्पेसिफिक एक्शन है जो कि एक लर्नर लेता है अपनी लर्निंग को ईजियर बनाने के लिए, फास्टर, इंजॉयबल, सेल्फ डायरेक्टेड एंड इफेक्टिव एंड ट्रांसफरेबल बनाने के लिए लर्नर जो एक्शन लेता है वो बेसिकली लर्निंग स्ट्रेटजीज होती हैं. नेक्स्ट यहाँ पे डेंसेरियो की डेफिनेशन दी हुई है और उसके मुताबिक जो लैंग्वेज स्ट्रेटजीज़ हैं वो स्पेशल थॉट्स और बिहेवियर होते हैं जो कि लर्नर यूज़ करता है, लर्नर की हेल्प कर रहे होते हैं कंप्रीहेंड करने में, इंफॉर्मेशन को रिटेन करने में और इंफॉर्मेशन को यूज़ करने में. तो ये स्पेशल थॉट्स हैं अबाउट डेंसेरियो. According to Stern, with the language learning strategies, learner engage in activities to achieve certain goals, a choice of procedure, some form of long-term planning. तो ये डिफरेंट रिसर्चर्स के मुताबिक डिफरेंट डिफिनेशंस दी हुई हैं. अब यहाँ पे उन्होंने बताया है कि जो लर्निंग स्ट्रेटजीज़ हैं वो बेसिकली 2 टाइप्स की होती हैं, डायरेक्ट स्ट्रेटजीज़ और इनडायरेक्ट स्ट्रेटजीज़. ये वाला क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है आपसे, एक डायरेक्ट स्ट्रेटजीज़ और इनडायरेक्ट स्ट्रेटजीज़ के दरम्यान डिफरेंस लिखें. तो डायरेक्ट स्ट्रेटजीज़ ऐसी स्ट्रेटजीज़ होती हैं जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व होती हैं लैंग्वेज यूज़ से. These direct strategies involve use of language. They are subdivided into आगे से इनके फिर 3 टाइप्स हैं, निमोनिक्स, कॉग्निटिव एंड कंपनसेशन स्ट्रेटजीज. निमोनिक, कॉग्निटिव एंड कंपनसेशन स्ट्रेटजीज. और जो इनडायरेक्ट स्ट्रेटजीज होती हैं डू नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व यूजिंग द लैंग्वेज बट सपोर्ट लैंग्वेज लर्निंग. एंड इसमें फिर ये डिवाइड हैं फिर 3 स्ट्रेटजीज में. इनमें होती हैं मेटाकॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड सोशल स्ट्रेटजीज. डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेटजीज. डेमोन्स्ट्रेशन मतलब कि ये स्ट्रेटजीज किस तरह से अप्लाइड होती हैं. Explanation. Students were already familiar with concept of implied main idea as well as major or minor details and done in previous weeks, but this article was delivering new information. Thus, students applied their existing knowledge to come up with correct answers. This displays the use of metacognitive learning strategies. यानी कि ये जो strategies को किस तरह से अप्लाई करते हैं ये वो हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं. इस चैप्टर में कुछ न्यू नॉलेज मिलेगा, जैसे कि metacognitive learning strategies के बारे में हम पढ़ेंगे. Based on this, students were asked to form an outline and write a paragraph on their understanding of the article. यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप होता है इन स्ट्रेटजीज़ में वो आउटलाइंस जो हैं वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाती है और आउटलाइन की मदद से उन्होंने पैराग्राफ या आप ऐसे कह लें वो लिखना होता है. और जो इसका थर्ड स्टेप होता है, इन द थर्ड सेशन स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू फॉर्म निमोनिक इन द फॉर्म ऑफ एब्रीविएशन ऑफ द इमेजेस टू मेमोराइज द कंटेंट ऑफ द आर्टिकल. और उसके थर्ड स्टेप में जो स्टूडेंट्स हैं वो इमेजेस को देख के कंटेंट को मेमोराइज कर रहे होते हैं. एट द एंड ऑफ द एक्टिविटी स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू गिव देयर फीडबैक अबाउट द यूज़ ऑफ दीज स्ट्रेटजीज. और एंड पे जो स्ट्रेटजीज होती है उनका फीडबैक देना होता है. अब उसका फीडबैक स्टूडेंट ने कैसा दिया है. अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स इट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर देम टू यूज़ देयर लर्न कॉन्सेप्ट ऑन द आर्टिकल. दे डिड नॉट ओनली हेल्प देम इन वर्किंग प्रैक्टिकली ऑन क्लास कंटेंट बट आल्सो इन मेमोराइजिंग द इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट इन द आर्टिकल. मतलब जो स्ट्रेटजीज हैं उनको यूज़ करके ना सिर्फ प्रैक्टिकली क्लास में हेल्पफुल होती हैं बल्कि जो आर्टिकल के अंदर जो इंसिडेंट होते हैं उनको मेमोराइज करने में भी ये स्ट्रेटजीज हेल्पफुल होती हैं.